कि चार्जिंग जैक से 5 वोल्ट की सप्लाई डायोड पे गई, कैप पे गई, फिर दूसरे कैप पे गई और रजिस्टर से होते हुए B2B कनेक्टर की 5 पिनों पे गई। मैंने बताया ना 5 पिनों पे क्यों गई, कोई बताएगा? पर मेन बोर्ड कनेक्शन। क्योंकि बीबस लाइन में हाई एम्पियर का करंट होता है और हाई वोल्टेजेस होती है, तो उसकी लेयर मोटी बनाई जाती है, काफी मोटी लेयर होती है ताकि जले नहीं। इसीलिए कभी भी B2B कनेक्टर पे बीबस की एक लाइन नहीं होती है, कम से कम 4-5 लाइनें होती है, मोटा ट्रैक होता है ना। तो यहाँ तक सप्लाई पहुंचती है, मतलब चार्जिंग यहाँ लगाओ और इस 30 पिन के कनेक्टर में अगर एक पिन पे भी अगर 5 आ गए तो ये पूरा सब बोर्ड ठीक है। आपको सब बोर्ड चेंज, कई बार देखते नहीं हो कि चार्जिंग का फॉल्ट आता है, हम पूरा सब बोर्ड ही चेंज कर देते हैं। अब आपको सब बोर्ड चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे चार्जर लगाओ और पूरी पिनों पे एक एक करके 5 वोल्ट चेक कर लो, अगर 5 वोल्ट आ गई तो सब बोर्ड मत चेंज करना, ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद सप्लाई यहाँ से अब ऊपर जाएगी, ऊपर यानी मेन बोर्ड में। तो मेन बोर्ड में कैसे कैसे सप्लाई जाती है इसका पूरा इंफॉर्मेशन बोर्नियो में है। सिर्फ सब बोर्ड जो होता है ना इसका इंफॉर्मेशन नहीं होता, बाकी ऊपर के बोर्ड का पूरा इंफॉर्मेशन बोर्नियो में अवेलेबल है। सबको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। अब देखिए, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, अभी तक तो बेसिक चल रहा है। अब आते हैं आईसी पे। देखो अब क्या होता है कि हाँ, अब ये होता है मेन बोर्ड, और मेन बोर्ड पे देखो ये है आपका B2B कनेक्टर, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे चार्जिंग का पत्ता लगता है। तो बताओ नीचे अगर 5 पिन पे चार्जिंग की सप्लाई इन हुई तो ऊपर कितने पिन पे इन होगी? पाँच ऊपर भी कोई पिन। 5 ही पिन पे इन होगी ना। हाँ। हाँ सर। तो कभी भी गौर से देखना, जो चार्जिंग की लाइन एक मोटी लाइन होती है, तो आप देखो ये एक लाइन निकल रही है, ये ऐसी वाली काफी मोटी लाइन है, देखो यहाँ पे आ रही है, देख रहे हो आप लोग? जी सर। तो कभी भी B2B कनेक्टर देखोगे ना, तो उसमें जो मोटी सी जो लाइन होगी ना वही चार्जिंग की लाइन होती है। तो अगर यहाँ पे 5 वोल्ट आने का मतलब है कि नीचे से ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं। तो अपन को अगर इसकी पूरी लाइन ढूंढनी है तो यहाँ पे B2B कनेक्टर को कॉपी करते हैं डबल क्लिक से। आप किसी भी कनेक्टर पे डबल क्लिक करेंगे या किसी भी कंपोनेंट पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो कॉपी हो जाता है उसका नंबर अपने आप। और लेआउट और सब स्कीमेटिक में जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, और एक बार इस एरो को दबाना है तो सर्च हो जाएगा। ये आ गया आपका 30 पिन का कनेक्टर। देखो 34 पिन है क्योंकि 4 पिन मजबूती करने के लिए होती है। देखो यहाँ पे एक पिन ये, एक पिन ये, एक पिन ये और एक पिन ये ट्रैक को मजबूत करने के लिए लगाई गई है। तो इसको भी 4 पिन गिन ले तो 30 पिन ये है, 15 ये है, 15 ये 30 और ये 4 34, ठीक है। तो 34 पिन के कनेक्टर में 5 पिन होगी जिससे 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी और उसका नाम होगा बी बस, ठीक। तो यहाँ पे जब मैं सर्किट पे आपको लेके जाऊंगा तो यहाँ पे देखो जिस पिन पे बी बस लिखा होगा वही चार्जिंग की पिन होगी। तो देखो इसमें अगर अपन ध्यान से देखा जाए तो देखो यहाँ पे बी बस लिखा है, ये बी बस यूएसबी इन, देख रहे हो सभी? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इस B2B कनेक्टर पे यहाँ पे देखो तो पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 29 और पिन नंबर 30 से 5 वोल्ट की सप्लाई होते हुए सबसे पहले एक टीपी पे आती है और टीपी से होते हुए एक डायोड पे जाती है। तो अगर नीचे डायोड लग गया है तो ऊपर डायोड नहीं लगेगा। एक चार्जिंग की लाइन में एक ही डायोड मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से आएगी और एक टीपी पे जाएगी। टीपी का मतलब क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के मदरबोर्ड में इस तरीके के गोल गोल टिप होते हैं, देखो दिख रहा है? इसको टेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं। टीपी का मतलब होता है टेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ये जो टेक्स्ट पॉइंट होते हैं कंपनी बनाती है ताकि हम किसी भी वोल्टेज को ऑन दिस पॉइंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके का एक चार्जिंग का भी टीपी बना हुआ है, देखो यहाँ पे, देखो जब ये वोल्टेज यहाँ पे इन होगा तो यहाँ पे TP5 है, इसको कॉपी करते हैं और लेआउट में जाके ऐसे करके पेस्ट करते हैं।
सर्च मारेंगे तो यहाँ पे देखो इस कनेक्टर के जस्ट कोने में एक TP5 है। यही चार्जिंग का पॉइंट है। अगर इस पिन पे 5 वोल्ट आ गए तो इससे ये प्रूव होता है कि नीचे से ऊपर वोल्टेजेस आ रहे हैं। मतलब नीचे का जेक भी ठीक है, सब बोर्ड भी ठीक है, पत्ता भी ठीक है और कनेक्शन भी ठीक है। ठीक है। तो ये वाला जो TP है इस कनेक्टर के कोने में है। मतलब हुआ ये कनेक्टर है और इसके कोने में ये वाला। तो हम चार्जर लगा के अगर इसमें 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं और अगर 5 वोल्ट आ जाता है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा चार्जिंग का नीचे से ऊपर वोल्टेज आ रहा है। क्या इतना समझने में किसी को प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब सप्लाई कहाँ जाती है? अब इसके बाद ये सप्लाई आगे जाती है तो देखो आगे एक डायोड लगा है। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि अगर नीचे डायोड लग गया तो ऊपर वाला डायोड नहीं होगा। तो ऊपर वाला डायोड नहीं होने का मतलब ये होता है कि अगर इस डायोड को मैं डबल क्लिक करके कॉपी करता हूँ और लेआउट में जाके जस्ट पेस्ट करता हूँ, देखो तो ये डायोड कहाँ लगा है? देखो इस टीपी के जस्ट ऊपर लगा है, कनेक्टर के बगल में और टीपी के ऊपर। ठीक है। तो आप देखो कनेक्टर के बगल में और टीपी के ऊपर जगह खाली है कि नहीं खाली है? मतलब कंपनी ने अगर एक डायोड प्रोटेक्शन के लिए नीचे लगाया तो ऊपर लगाएगा क्या? नहीं, एक ही रहेगा बस, उसकी जगह खाली छोड़ दिया। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद ये जो सप्लाई है यहाँ पे आके यहाँ से निकल के कनेक्टर से TP डायोड से आके यहाँ खत्म होगी, खत्म नहीं होगी। इसके बाद ये सप्लाई के जैसे अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आगे आपको बताएगा कि सप्लाई कहाँ जाएगी। तो मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपको क्या लगता है कि ये सप्लाई कहाँ जानी चाहिए? ओवीपी आईसी। हाँ, ओवीपी ये ओवीपी सब। आईसी में जाएगी सर। हाँ, ये आईसी अपनी OBP पे जाएगी। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो एक आईसी आ गई, इसको बोलते हैं OVP, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से होते हुए सबसे पहले एक कैपेसिटर पे आएगी, फिल्टर होगी, और फिर यहाँ से होते हुए एक आईसी की 3 वोल्ट पे जाएगी। इस आईसी को देखते हुए आप लोग बताइए कि ये आईसी कितने पिन वाली है कि बॉल वाली? बॉल आईसी है सर। नो। पिन आईसी है सर। अली, 9 बॉल की बीजी आईसी है। अली तुम सिर्फ देखो बस, ठीक है, बोलो नहीं, जो नए लड़के हैं बॉल नौ वाली बॉल आईसी। बॉल। 9 बॉल की बीजी आईसी। हाँ, ये 9 वोल्ट की आईसी है। आप लोग देख सकते हैं 3 वोल्ट आउटपुट बीजी है, 3 वोल्ट इनपुट है और 3 वोल्ट ग्राउंड है। तो ये बॉल आईसी बॉल है। ग्रिड बॉल है। आईसी नीचे बॉल होती है, पिन आईसी नहीं है। ठीक है। तो ये जो आईसी है इसमें क्या होता है कि 5 वोल्ट की सप्लाई आई और इस आईसी ने 5 वोल्ट की सप्लाई को आउट कर दिया। ठीक है। दो कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए लगा है। ठीक है। ये इनपुट हुआ और यहाँ से आउटपुट हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर ये आईसी के अंदर ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो ये आईसी खराब हो जाती है और आउटपुट बंद हो जाता है और आपकी चार्जिंग आईसी खराब होने से बच जाती है। तो जस्ट लाइक ए प्रोटेक्शन का काम कर रही है। अब देखो यहाँ पे कंपनी ने एक रजिस्टर लगा दिया है। तो अगर ये रजिस्टर कंपनी ने लगा दिया तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी और यहाँ से होते हुए सीधे यहाँ चली जाएगी। तो इस OBP का क्या काम है? कोई काम नहीं है। तो क्या कंपनी के कहने का मतलब ये है कि अगर OBP आती है 1 रुपए की और रजिस्टेंस आती है 10 पैसे की, तो देखो कितना पैसा बच जाएगा। तो कभी कभी कंपनियां क्या करती है कि पैसे बचाने के लिए इस OBP को हटा के और इसका इनपुट और आउटपुट को एक रेजिस्टेंस के द्वारा जोड़ देती है। ठीक है। तो 5 वोल्ट आते हैं और ऐसे होके निकल के चले जाते हैं और चार्जिंग होने लगती है। इस आईसी का रोल खत्म हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये 9 वोल्ट की जो आईसी अगर खराब हो जाती है तो हम अगर इनपुट से एक जंपर उठा के और आउटपुट वाले कैपेसिटर पे जोड़ दें तो वोल्टेज आएगी और सीधे आगे चले जाएगी और सर्किट काम कर जाएगा, लेकिन इस आईसी का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम OBP आईसी को बाईपास कर सकते हैं। ठीक है। पहले मैं आपको दिखाऊं कि लगी कहाँ है। तो इस OBP को हम यहाँ पे डबल क्लिक करके कॉपी करते हैं
और यहाँ पे देखिए लेआउट दिया हुआ है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट अगर करोगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये B2B कनेक्टर है, इसके कोने पे एक बड़ी आईसी है और जस्ट इसके ऊपर ही ओबीपी लगी है। ठीक है, तो अगर मैं बोर्ड में आपको दिखाऊंगा तो ये कनेक्टर है, इसके कोने पे चार्जिंग आईसी है और इसके ऊपर एक ओबीपी लगी है, ये वाली, ये 9 वोल्ट की ओबीपी आईसी है। ठीक है, तो ओबीपी खराब है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर हम चार्जर लगाए तो ओबीपी आईसी के अंदर तो हम वोल्टेज चेक नहीं कर सकते क्योंकि पिन आईसी है, लेकिन इसके पहले जो कैपेसिटर है अगर इसमें +5 आ रहा है और इसके आउटपुट वाले कैपेसिटर पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, 0 आ गया, तो इसका मतलब आपकी ओबीपी खराब हो गई है। या तो आप नई ओबीपी आईसी लगाओ या फिर एक जंपर इधर से उठा के आप इधर मार दो, तो आपका सर्किट काम कर जाएगा। लेकिन अगर यहाँ भी 5 आ रहे हैं और यहाँ भी 5 आ रहे हैं, मतलब आपकी ओबीपी क्या है, काम कर रही है। क्या इतना सबको समझ में आया? यस सर। लेकिन अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, अब कुछ रूल्स लिखो। ये जो ओबीपी आईसी होती है ये 2 टाइप की आती है मार्केट में। ठीक है, एक होती है एनालॉग और एक होती है डिजिटल। ठीक है, इसका मतलब समझो, अगर किसी आईसी के अंदर आपको 2 लाइनें मिलती हैं, देखिए ये आईसी जैसे है अभी जो आप देख रहे हो, अगर मेरे को यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ऐसे मिलती है और एक लाइन ऐसे मिलती है, और इन लाइनों पे अगर यहाँ पे लिखा हो SDA और दूसरी लाइन पे लिखा हो SCL, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटोकॉल बेस आईसी है, इसको बोलेंगे डिजिटल आईसी। क्या बोलेंगे? डिजिटल आईसी। और इस टाइप की आईसी को आप बिल्कुल भी बाईपास नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो किस ओबीपी को बाईपास किया जा सकता है और किस को नहीं किया जा सकता है? एनालॉग को कर सकते हैं, हाँ, एनालॉग कर सकते हैं, डिजिटल ना कर सकते। हाँ, तो अब आपको कैसे पहचानोगी कि कौन सी एनालॉग है कौन सी डिजिटल है? अगर किसी आईसी के अंदर आपको 2 पिन मिलती है, SDA और SCL, तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम? डिजिटल। डिजिटल है, आपको बाईपास नहीं करना है, आपको नई आईसी लगाना है। दूसरा, अगर किसी ओबीपी आईसी में एक पिन आपको मिलती है AC ओके, देखिए ध्यान से, अगर मान लो इस आईसी के अंदर एक पिन कंपनी बनाती है और CPU से जोड़ देती है, ठीक है, और इस पे लिख देती है AC ओके या अनेबल, तो आप इसको बाईपास मत करना, ये चेंज होगी अगर खराब हुई तो कौन कौन सी आईसी बाईपास नहीं करनी है? अगर किसी आईसी में SDA/SCL लिखा हो, AC ओके लिखा हो, या फिर यहाँ पे लिखा हो अनेबल, तो बाईपास नहीं करनी है। क्लियर हो गया? हेलो? यस सर। ठीक, इसके अलावा मैं और बता दूं, अभी मैं जब आपको एक्साइनोस सैमसंग का सर्किट पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर ओबीपी आईसी 2 टाइप की आएगी। एक होगी जिसका नाम होगा UVLO और दूसरी होगी इसका नाम होगा OBLO। ठीक है, UVLO का मतलब होता है अंडर वोल्टेज लॉकआउट और OVLO का मतलब होता है ओवर वोल्टेज लॉकआउट। मतलब ये होती है कि आजकल की जो नई नई ओबीपी आईसीज आ रही है, ठीक है, जैसे सैमसंग A50 में आई है, उसके अंदर क्या होता है कि अगर उसमें OVLO सर्किट है, अगर मान के चलो कि 5 या 9 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट आ गया, गलती से चार्जर आपने लोकल लगाया, तो ये आईसी क्या करती है, ओवर वोल्टेज लॉकआउट, मतलब इस वोल्टेज को यहीं पे लॉक कर देती है, आगे आउटपुट 0 कर देती है। ठीक है, अगर इनपुट में उसकी रिक्वायर वोल्टेज से ज़्यादा आ गए
तो आउटपुट के वोल्टेज को लॉक कर देगी और आपकी मेन चार्ज आईसी खराब होने से बच जाएगी। उसके लिए एक सर्किट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं ओवीएलओ, और एक और सर्किट आता है यूवीएलओ। यूवीएलओ का मतलब होता है अंडर वोल्टेज लॉकआउट। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 वोल्ट की ज़रूरत है और यहाँ पे आ गई 2 वोल्ट, तो इस 2 वोल्ट से तो इस आईसी का काम चलेगा नहीं, क्योंकि इस आईसी को इनपुट कम से कम 5 चाहिए, तभी तो आगे 5 भेजेगी तो चार्जिंग आईसी ऑन होगी। तो अगर अंडर वोल्टेज यानी कम वोल्टेज भी आया तब भी ये वोल्टेज को क्या कर देगी, लॉक कर देगी। आउटपुट क्या कर देगी, 0। ओबीपी खराब हो भी जाती है तब भी आप उसको बाईपास कर सकते हो। उसका आईसी के बाईपास करने से कोई लेना देना नहीं है, बस प्रोटेक्शन खत्म होता है। तो क्या ओबीपी आईसी को आप डिसाइड कर सकते हो कि हम बाईपास करें या ना करें? जी सर। और लोग बताइए। यस सर, कर सकते हैं। यस सर। सर्किट पढ़ के तो हम पता कर ही सकते हैं कि बाईपास होगा कि नहीं। ठीक, अब आगे चलते हैं। सर हाँ बताइए। सर, आप अब ये जंपर कर सकते हैं ना? हाँ वो कोई नेक्स्ट, अभी मैं जंपर करके यूज करता रहता हूँ, तो अभी 5 वोल्ट की जगह 6 वोल्ट है तो फोन खराब हो सकता है ना? देखो ऐसा है, ये तो क्वेश्चन उसी तरीके से हो गया कि क्या तुम डेली बिस्लेरी पीते हो और अगर तुमको कुएं का पानी पिलाने लगे तो क्या होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि इतना फ्लक्चुएशन सर्किट कर मतलब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जैसे कभी आपने लोकल चार्जर लगा दिया है ना, तो लोकल चार्जर में हाई वोल्टेज कभी आ गए तो फिर सर्किट उड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इस ओवीपी को बाईपास किया और लगाते दिया कस्टमर 2 दिन में उड़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। ये जस्ट प्रोटेक्शन सर्किट है। अब गार्ड अगर अपने घर के सामने से हटा दो तो चोरी आज हो या 1 साल बाद हो, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, ये जस्ट प्रोटेक्शन सर्किट है, वो डिपेंड करता है इनपुट्स पे। ठीक है, तो कभी भी अगर मैं अभी सैमसंग का सर्किट या कोई भी फ्लैगशिप मॉडल का जब सर्किट आपको पढ़ाऊंगा तो क्या ओबीपी आईसी को देखते ही आप बता दोगे ना कि इसको बाईपास किया जा सकता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ओबीएलओ या यूबीएलओ कहीं लिखा आएगा तो समझ जाओगे ना? यस सर। यस सर। अभी मैं इसको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले मैं सर्किट एक बार पढ़ा दूं, थोड़ा सा समझा दूं, फिर इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से निकल के आगे जाती है, और जैसा कि आप देख सकते हो आगे भी एक कैपेसिटर लगाया है, और आप सबको पता है कि कैपेसिटर फिल्ट्रेशन के लिए लगते हैं। अगर ये कैपेसिटर हटा भी दो तब भी सर्किट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसके बाद ये सप्लाई यहाँ से आउट होके निकलती है, और फिर मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ और ये सप्लाई यहाँ से होते हुए चली जाती है ओबीपी। कौन सी आईसी के अंदर? ओबीपी के बाद कौन सी आईसी आती है? चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी। ओबीपी के बाद आपका आता है चार्जिंग आईसी। ठीक है, तो ये सप्लाई आपके फोन के चार्जिंग आईसी के अंदर चली जाती है। आप थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो चार्जिंग आईसी आपको देखने से क्या नहीं लगता है कि ये एक पिन आईसी है? लगता है ना? इसकी नंबर पिन में। ठीक है, तो ये पिन आईसी भी हो सकती है, लेकिन बॉल आईसी भी हो सकती है। लेकिन जब इसको हमने सर्किट में ट्रेस किया तो देखते हैं कौन सी आईसी है। तो इसको कॉपी किया, लेआउट में जाके पेस्ट किया, तो ये वाली आईसी है। मतलब कनेक्टर के कोने में जो बड़ी आईसी ये है, और जब इसको बोर्ड में जाके देखा तो भाई कनेक्टर के कोने में ये है। तो ये कौन सी आईसी मिली हमको? पिन। ठीक है, तो अब हम एक एक सर्किट को स्टडी करते हैं कि चार्जिंग आईसी कैसे काम करती है। ठीक है, देखो, तो आपने देखा कि ये जो चार्जिंग आईसी है इसमें पूरी वोल्टेज जो इनपुट 5 वोल्ट की जो सप्लाई है, सबसे पहले चार्जर लगाने पे डायोड पे गई, कैपेसिटर पे गई, एक रजिस्टर पे गई, फिर वहां से होते हुए पत्ते पे गई, पत्ते से होते हुए ऊपर आई, फिर ऊपर आने के बाद से ओबीपी आईसी पे गई, फिर ओबीपी आईसी से होने के बाद आई इस आईसी के अंदर। तो आपने देखा कि एक चार्जिंग आईसी तक पहुंचने के पहले
कितना सारा सर्किट बनाया जाता है ताकि वोल्टेजेस में जो भी इम्प्यूरिटीज हो, जो भी फ्लक्चुएशंस हो, उसको कंट्रोल किया जा सके। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से होते हुए BQ25, आईसी का नंबर है BQ25601। ये बहुत पॉपुलर आईसी है भाई साहब, आज भी आती है। तो इस आईसी की पिन नंबर 1 और 24 पे पहुंच गया। अब मैं आपको इस आईसी को पढ़ाने के पहले एक चीज और बता दूं। बोर्नियो के अंदर जो लोग यूज करते हैं उनको पता है, और जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि इसके अंदर एक पार्ट फाइंडर नाम का एक ऑप्शन होता है, जिसपे मैंने अभी क्लिक किया हुआ है। और यहाँ पे आप जस्ट जाओ और यहाँ पे लिखो BQ25601, मतलब जो भी आईसी स्पेसिफिक आपको सर्च करना है। और अगर आप इस आईसी को सर्च करोगे तो आप देख सकते हो कि ये वाली आईसी रेडमी 5 है, रेडमी वो के अलावा ओप्पो, मोटोरोला, वीवो के मॉडल में भी लगी है। हवावी हवाई बहुत सारे मॉडल में लगती है। तो अगर मैं इस आईसी के बारे में पढ़ा दूं तो ये आईसी जिस भी फोन में लगी होगी आप उसकी स्टडी कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना आईसियां एक ही कई सारे मॉडल में यूज होती है ना, तो क्वालिटी चिपसेट पर। तो देखिए BQ25601 की पिन नंबर 1 और 24 इनपुट पिन है। देखो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आईसी की पिन नंबर 1 और 24 पे आती है, और उसके पहले 3 कैपेसिटर कंपनी ने और लगा रखे हैं कि बची खुची जो एसी की इम्प्योरिटीज है वो ये 3 कैपेसिटर फिल्टर करें, ताकि आईसी की पिन नंबर 1 और 24 पे जो 5 वोल्ट की सप्लाई मिले वो पूरी प्योर होके आ जाए। ठीक, तो आज के बाद BQ25601 जहां भी दिखेगी समझ लेना कि भाई साहब 1 और 24 ही इनपुट है। आपको इसके लिए सर्किट देखने की जरूरत नहीं है। अब जितनी भी आज के बाद चार्जिंग आईसी आप लोग पढ़ोगे, जितनी चार्जिंग आईसी, चाहे वो आईफोन की चार्जिंग आईसी हो, एंड्रॉइड की हो, ओप्पो की हो, वीवो की, एमआई की, सबकी, तो चार्जिंग आईसी जो होती है इसके अंदर ना आपको एक ना PMID की पिन मिलेगी। देखो यहाँ पे ये वाली, सभी फोन में या तो यहाँ पे लिखा होगा PMID या फिर यहाँ पे लिखा होगा MID, PMID या MID। ये जो PMID या MID की पिन होती है इस पे उतने ही वोल्ट का कैपेसिटर लगा होगा जितने वोल्ट का कैपेसिटर इसके इनपुट पे लगा है। देखो लगा है कि नहीं लगा, ऊपर और नीचे यस सर। लगा है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो 5 वोल्ट की सप्लाई आईसी के अंदर जा रही है, आप उसी वोल्टेज को PMID में लगे कैपेसिटर पे चेक करना कंपलसरी है। मान लीजिए अगर पिन नंबर 1 और 24 पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आईसी तक वोल्टेज पहुंच गई। लेकिन अगर PMID वाले कैपेसिटर पे 5 वोल्ट नहीं आई तो इससे ये पता चलेगा कि आईसी आपकी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई 1 और 24 से इनपुट होती है, लेकिन आपको पिन नंबर 23 पे चेक करना है। अगर मान लीजिए पिन नंबर 23 पे अगर वोल्टेज 5 नहीं आई और पिन नंबर 1 और 24 पे आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि चार्जिंग हो जाएगी, नहीं। 23 नंबर पे आना सबसे जरूरी है ज्यादा, क्योंकि 23 नंबर की ये वोल्टेज PMID वाला क्या पढ़ा दे तो उसके बाद भी वोल्टेज बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेगी बनेगी। वो जो 100% बनेंगे जरूर। हाँ 16 वोल्ट का जो कैपेसिटर है उसका मेन फंक्शनल ये है कि वो उतने वोल्ट को स्टोर करके फिल्टर कर सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये PMID का कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर के शॉर्ट होने से हम पिन नंबर 1 और 24 पे तो 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि 5 आ रही है, लेकिन PMID पे 5 वोल्ट नहीं बनती है। तो हम लोग के मन में यही रहता है कि इनपुट तो हो रही है, तो आईसी आउटपुट क्यों नहीं दे रही है। कहने का मतलब है कि जो PMID है उसका जो कैपेसिटर है यहाँ पे, वो कैपेसिटर जानबूझ के दिया हुआ है ताकि आप उस पे वोल्टेज चेक करके ये पता कर सको कि आईसी के अंदर इनिशियल वोल्टेज इन हो रही है कि नहीं। तो आज के बाद अगर आपको चार्जिंग आईसी का इनपुट चेक करना है तो आप पिन नंबर 1 और 24 पे मत करना,
आप पिन नंबर 23 यानी PMID वाले कैपेसिटर पे करना। अगर PMID वाले पे 5 बन गए तो पूरा चार्जिंग इनपुट का लाइन ठीक है, और अगर PMID पे नहीं बने तो फिर हम पीछे देखेंगे OBPIC, कॉइल, कैपेसिटर, डायोड, पत्ता, सब बोर्ड, जैक, वो सब बाद में देखेंगे। आप डायरेक्ट ही PMID पे 5 आ गए, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब तो आज के बाद जैसे आप जितने भी सर्किट पढ़ोगे तो PMID, आपको PMID का नाम मिलेगा या MID नाम से भी मिलता है, MID भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आगे देखिए। अब क्या होता है कि जब 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे आ गई और MID पे 5 आ गए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि चार्जिंग IC जो है, देखो यहाँ पे, ये चार्जिंग IC है, ठीक है। ठीक है, तो आप जब भी चार्जिंग IC की स्टडी करोगे तो इसमें एक पिन मिलेगी जिसको आप बोलेंगे SW। देखो SW, ठीक है, या यहाँ पे लिखा होगा LX। ठीक है, आप किसी भी स्विचिंग सर्किट को स्टेप डाउन या स्टेप अप सर्किट को पढ़ोगे तो यहाँ पे एक पिन आपको मिलेगी LX या स्विचिंग। ये जो पिन होती है, ये एक्चुअली में इस IC के अंदर मॉसफेट लगा होता है, P टाइप या ट्रांजिस्टर PNP लगा होता है। यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, स्विचिंग स्टार्ट हो जाती है, और स्विचिंग स्टार्ट होने के बाद हर चार्जिंग सेक्शन के स्विचिंग लाइन पे आगे में एक कॉइल लगी होती है। देखो देखो यहाँ पे ध्यान से, 1.0 माइक्रो हेनरी की कॉइल, ठीक है। और ये जो कॉइल होती है, यहीं से ये यहाँ पे एक सप्लाई बनती है जिसको हम बोलते हैं VPH। VPH का मतलब होता है कि देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। देखो, जब आप, एक फोन डेड फोन है, मतलब बंद फोन है, देखो यहाँ पे मान लो आपके पास कोई फोन आया, ठीक है, और ये डेड है बिल्कुल। तो जब आप यहाँ पे चार्जिंग लगाते हो, मान लो बैटरी इसकी खत्म हो गई है, तो जब चार्जिंग लगाते हो तो सबसे पहले क्या होता है? जैसे ही हम चार्जिंग लगाते हैं तो यहाँ पे एक चार्जिंग का लोगो आता है, ऐसे गोल सा, है ना, और फिर लिखता है 1%, 2% या 3%, यही होता है ना। और इससे आपको पता चलता है, हाँ, इससे आपको पता चलता है कि भैया चार्जिंग मेरी स्टार्ट हो गई है, फोन मेरा चालू है और चार्जिंग स्टार्ट हो गई। अब यही समझने की वाली बात है। देखो, ये जब चार्जिंग का लोगो आता है यहाँ पे और 1%, 2% लिखता है, तो इसका मतलब है कि आपके फोन का ग्राफिक सेक्शन ऑन हो गया, तभी तो आपको दिखता है 1%, 2%। क्या बोलते हो? जब आप चार्जर लगाते हो और फोन आपका बंद रहता है और डिस्प्ले पे जब गोल निशान आता है तो आपके फोन की लाइट भी जल जाती है। जलती कि नहीं जलती? तभी तो आपको दिखता है ना 1%, 2%। तो इसका मतलब आपके फोन का लाइट सेक्शन भी क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। ठीक। इसके बाद और सुनो, जब आप अपने फोन में चार्जर लगाते हो तो डिस्प्ले पे परसेंटेज और लाइट जल के आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके फोन में इतने परसेंट चार्जिंग है और चार्जिंग ऑन हो गई। तो ये जो मेमोरी होती है, इसका जो दिमाग प्रोग्राम होता है कि भैया जब तुम चार्जिंग लगाओगे तो ऐसे सिग्नल सिग्नल आएगा, ऐसे शो करेगा। तो ये सब काम eMMC के अंदर के प्रोग्राम का होता है। तो मतलब ये हो गया कि चार्जिंग लगाते ही आपके फोन की eMMC भी ऑन हो जाती है। ठीक। जब आपके फोन में लोगो आता है या लाइट आती है ना, तो वो जो लोगो आता है ग्राफिक सेक्शन, वो मेनली CPU उसको प्रोसेस करता है। मतलब ग्राफिक के जितने भी MIPI लाइन के सिग्नल्स होते हैं CPU बनाता है। तो मतलब चार्जिंग लगाते ही आपका CPU भी ऑन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आपने जैसे ही फोन में चार्जिंग लगाया तो ग्राफिक IC भी ऑन हो गई, लाइट IC भी ऑन हो गई, eMMC भी ऑन हो गई और CPU भी ऑन हो गया। देखते जाना कहानी। अब भैया CPU अगर ऑन हुआ है तो CPU को काम करने के लिए वोल्टेज तो पावर IC देगी, eMMC को भी काम करने के लिए वोल्टेज पावर IC देगी, और लाइट और ग्राफिक IC को काम करने के लिए भी अनेबल सिग्नल CPU सब देता है। इसका आगे हम स्टडी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे ही फोन में चार्जर लगाते हैं तो हमारा फोन इनिशियली ऑन हो जाता है।
देखो फोन को हम दो तरीके से ऑन करते हैं, एक तो ऑन ऑफ स्विच को दबा के ऑन करते हैं और एक ऑन करते हैं इनिशियल। इनिशियल का मतलब हो गया कि बस उतना ही ऑन हुआ है जितने से आपको दिखा सके कि हाँ भाई इतने % चार्जिंग है, बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई ना कोई ऐसा सर्किट होगा कि आप जैसी चार्जिंग लगाते हो तो आपके फोन को वो ट्रिगर कर देता है। ठीक, अब यहाँ देखो सर, अब ध्यान से। अब क्या होता है कि जैसे ही आप अपने फोन में चार्जर लगाते हो तो 5 वोल्ट की सप्लाई चार्जिंग आईसी के अंदर तो इन हो गई। इसके बाद ना अभी फोन डेड है, अभी फोन ऑन नहीं है, ध्यान रखना। फिर यहाँ पे स्विचिंग स्टार्ट होती है और स्विचिंग स्टार्ट होने के बाद हर एक चार्जिंग आईसी के साथ एक कॉइल आपको हमेशा मिलेगी। आप कोई भी फोन उठा लो, चाहे 1 लाख रुपए का फोन लोगे, उसमें जो चार्जिंग आईसी होगी, ये देखो चार्जिंग आईसी जो है, ये यहाँ पे इसके साथ एक कॉइल मिलेगी और ये कॉइल होगी 1 माइक्रो हेनरी की। ठीक है, हमेशा। कितने माइक्रो हेनरी की होगी? एक। चाहे ओप्पो ले लो, चाहे वीवो ले लो, चाहे एमआई ले लो, चाहे आईफोन ले लो, चाहे लावा ले लो, चाहे लेनोवो ले लो, चाहे मोटरोला ले लो, सभी फोनों में एक 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी होती है। और ये जो 1 माइक्रो हेनरी की जो कॉइल लगी होती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो 1 माइक्रो हेनरी की जो कॉइल है, इसका फंक्शन क्या होता है देखिए। यहाँ पे जब स्विचिंग स्टार्ट होती है तो ये जो कॉइल है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और इसके थ्रू सबसे पहली जो वोल्टेज जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं बीपीएच पावर। ये जो बीपीएच पावर की जो सप्लाई होती है, ये हाई एम्पियर का करंट जनरेट होता है और पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पूरे फोन यानी लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, पावर सेक्शन, मतलब पूरे मोबाइल फोन में जहां जहां 3.7 की जरूरत है, ये बीपीएच सप्लाई पूरी जगह क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अभी इसका चार्जिंग से कोई लेना देना नहीं है। बस आप इतना समझो कि भाई किसी भी फोन में हम जब चार्जर लगाते हैं तो 5 वोल्ट की सप्लाई चार्जिंग आईसी में जाती है। चार्जिंग आईसी के पास एक एलएक्स पिन होती है या स्विचिंग पिन होती है, वहां पे स्विचिंग होना स्टार्ट होता है। उसके आगे एक कॉइल लगी होती है 1 माइक्रो हेनरी की, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है और उसी से यहाँ पे एक हाई एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे एक हाई एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है और ये जो हाई एम्पियर का करंट होता है, आप सबको पता है कि जब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो ये बीपीएच पावर में कन्वर्ट होता है और आपके पूरे फोन में जहाँ जहाँ 3.7 की जरूरत होती है उसकी रिक्वायरमेंट को बीपीएच सप्लाई फुलफिल करती है, ताकि आपका फोन ऑन होके आपको बता सके कि भैया चार्जिंग का लोगो मैंने दे दिया है, तुम्हारा फोन ऑन है। ठीक, अब देखो आगे। तो आज के बाद कोई पूछता है कि बीपीएस सप्लाई कौन सी आईसी बनाती है तो क्या बताओगे? चार्जिंग। बीपीएस सप्लाई क्या काम करती है? सर 3.7 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूट करता है। हाँ, जहाँ भी 3.7 वोल्ट की जरूरत होती है वहां पे सप्लाई बीपीएस सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, अब थोड़ा समझिए ये कंपनी क्या बोल रही है। ये कंपनी बोल रही है कि भैया जहाँ भी BQ25601 लगेगी तो स्विचिंग होने के बाद ये जो करंट पैदा होगा, देखो जब आप यहाँ पे 5 वोल्ट लगाते हो, आपने कभी आप लोगों ने चार्जर के पीछे देखा है कितने वोल्ट का आउटपुट निकलता है चार्जर के पीछे? कभी ध्यान 5 से वोल्ट। देखा है? मैं बोलूँ सर? नहीं। आप कभी अगर किसी चार्जर के ऊपर देखोगे ना तो बकायदा लिखा होता है 5 वोल्ट और 2 एम्पियर। एक सिंपल चार्जर की बात कर रहा हूँ, पीडी चार्जर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फास्ट चार्जिंग की बात नहीं करता हूँ। एक सिंपल चार्जर जो आपके फोन में आता है उसके पीछे लिखा होता है 2 एम्पियर 5 वोल्ट। मतलब जब आप चार्जर लगाते हो ना तो यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट होता है और वोल्टेज कितनी होती है? 5.2। ठीक है,
तो चार्जिंग का काम होता है, चार्जिंग आईसी का, कि इस 5 वोल्ट और 2 एम्पियर को करंट लेके यहाँ पे स्विचिंग कराना, और स्विचिंग करा के लेस देन 3.5 एम्पियर तक का करंट जनरेट कर सकती है आईसी। ये आईसी कौन सी आईसी? BQ25601। हालांकि 3.5 एम्पियर का करंट जनरेट करती नहीं, इसका मैक्सिमम रेंज है। आप कभी भी देखना किसी भी फोन को जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं आई चार्जर में, तो एक नॉर्मल करंट 1.5 से 2 एम्पियर तक का करंट प्रोड्यूस करता है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि आप जैसी चार्जर लगाते हो, चार्जिंग आईसी के अंदर इतने दूर से दिखाई दे रहा है तुमको जितना ऐसे बैठो बैठ हाँ? चार्जिंग आईसी के अंदर स्विचिंग सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे लगभग 1.5 से 3 3.5 एम्पियर तक का करंट बन सकता है, और यही करंट यहाँ पे बीपीएच में तब्दील हो जाता है और पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट होके पूरी आईसीओ को ट्रिगर ऑन करता है। ठीक है, अब फिर से देखना ध्यान से। और ये जो बीपीएस सप्लाई होती है, ये आपकी होती है 3.0 वोल्ट से लेके 4.4 वोल्ट तक। ठीक है, और ये एम्पियर होते हैं लेस देन 3.5 एम्पियर। लेस देन कितना? 3.5। मतलब ये 1 एम्पियर भी हो सकता है, 2 एम्पियर भी हो सकता है, 3 एम्पियर हो सकता है, 3.5 एम्पियर मतलब फास्ट चार्जिंग। ठीक है, ये 3.5 एम्पियर तक मैक्सिमम इसकी स्पीड है एम्पियर जनरेट करने की। ठीक, अब इसके बाद से क्या होता है कि जब यहाँ पे स्विचिंग होने के बाद बीपीएस सप्लाई बन जाती है और पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसके बाद से क्या होता है कि यही सप्लाई, देखो ध्यान से, यहाँ से घूम के आके और फिर से इसी आईसी को मिल जाता है।